हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, उधार का सुख जो मेरी पहली हिंदी उपन्यास है उसे मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है इस चैनल पे। तो अब तक आप लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग तो मैंने नमन से ही किया था कि नमन गांव गया था और वहीं उसे सुनैना से उसके गाड़ी से टकरा गई थी। उसके बाद उसकी मौसा जी की डेथ हो जाती है और वो सब कुछ करके जो है सो वापस लखनऊ आ जाता है, लेकिन माँ वहीं रह जाती है। तो मौसा जी मरने के पहले उसे 2 लिफाफा दे दिए थे, उसी लिफाफा को वो पढ़ता है और हमारी सारी कहानी जो है सो फ्लैशबैक चलती है। और यहाँ तक देखा आप लोगों ने कि उसको अपने माता पिता और मौसी के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। और वो सारे लेटर पढ़ करके अंधेरे में सोया हुआ ही था कि अपनी माँ की आवाज़ सुनकर जग जाता है कि तुम यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो, बाहर चलो। और बाहर आके देखता है तो वही लड़की जो उसकी गाड़ी से टकराई थी वो और उसकी मौसी उसकी माँ के साथ आए हुए हैं और वहाँ बैठे हुए हैं। तो लड़की जो है सो काफ़ी थकी हुई थी, वो अंधी थी, इसलिए उसकी माँ उसे ले आई थी कि मेरा बेटा डॉक्टर है तो इसे दिखा देगा और इसकी आंखें अगर ठीक हो जाएगी तो ये ज़िंदगी में कुछ अच्छे से जी पाएगी। तो इसलिए उसे ले आई है। तो सुनैना जो है सो काफ़ी थकी हुई थी और रात में जो सोई तो सोई ही रह गई, रात भर उसकी एक बार भी नींद नहीं खुली। तो यहाँ तक मैं अपने 12 एपिसोड 12 एपिसोड में यहाँ तक का वर्णन कर चुकी हूँ। तो चलिए अब उधार के सुख का 13 पार्ट में मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ तहे दिल से और स्टार्ट करती हूँ कि सुनैना जो है सो सवेरे अब उठती है, तो उसके बाद का जिक्र मैं कर रही हूँ। तो चलिए रखती हूँ उधार के सुख का 13 एपिसोड। पारो सुनैना के साथ ही उसके कमरे में सोई थी। सुबह सुनैना की नींद बहुत जल्दी ही खुल गई थी। पारो की मदद से उसने नित्यक्रम से निवृत्त होकर के सारे घर का सारा काम निपटा लिया था और स्नान ध्यान करके नीचे आ गई थी और पूजा का कमरा धो पोछ करके पूजा करने बैठ गई थी। फिर उसने जो भजन गाना शुरू किया तो सारा वातावरण संगीतमय हो उठा। उसके मधुर कंठ की ध्वनि सुन सभी चकित हो गए थे। नमन को देर रात तक पढ़ने की आदत थी, सो वो सवेरे सवेरे नहीं उठता था, पर इस भजन ने उसकी भी नींद खोल दी थी। दुर्गा तथा चंदा सभी नहा धो के और भी घर के मैनेजर या और भी कर्मचारी लोग जो सवेरे सवेरे आ जाते थे, सभी नहा धो के पूजा के कमरे में जब पहुंच गए थे, सभी ने आरती लिया, प्रसाद लिया। फिर दुर्गा बोली कि नमन तो अभी फ्रेश नहीं हुआ होगा, इसलिए प्रसाद बाद में ले लेगा, तू ऐसा कर उसे आरती दे आ, अगर उठ गया होगा तो। फिर बोली तुम सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा सकेगी या पारो को भेज दो। सुनैना सिर्फ हाँ करके रह गई। सुनैना सीढ़ी चढ़ के ऊपर आती है नमन के कमरे में तो देखती है कि नमन बिस्तर पर ही लेटा है और उठने की सोच ही रहा था कि तभी मधुर ध्वनि सुनाई दी, आरती कुंवर साहब। नमन अपने लिए नया संबोधन सुन चौंक पड़ा। अब तक तो उसे छोटे ठाकुर छोटे मालिक सुनने की आदत हो गई थी, पर यह नया संबोधन उसे कुछ अटपटा सा लगा। फिर उसे अपने पिता के खत की याद आ गई कि कैसे उसकी माँ जवानी में उसके पिताजी को कुंवर ही कहती थी। अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, नहीं नहीं तुम मुझे कुंवर साहब मत कहो। सुनैना हंस पड़ी, बोली फिर क्या कहूँ छोटे मालिक? नहीं, तुम मुझे नमन जी कह सकती हो। सुनैना ना बाबा ना, मेरी इतनी औकात कहाँ जो आपका नाम लूँ। फिर कुछ रुक कर बोलती है कि मैं आपको डॉक्टर साहब कहूँगी। सुनैना बोलती है कि मैं अब आपको डॉक्टर साहब ही कहूँगी। नमन बोलता है अच्छा ठीक है। आरती ली आपने? हाँ। सुनैना बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। सुनैना फिर जो है सो नीचे आ जाती है। नमन उसको पीछे से बोलता है कि मेरी चाय भिजवा देना। नाश्ते के टेबल पे नमन चाय नाश्ता करते हुए बात कर नमन बोल रहा है, ये क्या माँ, तुमने सुनैना को मेरे बगल वाले कमरे में क्यों रहने दिया? उसका सारा सामान नीचे कमरे में लगवा दो, मुझे रात बेरात किताबों की ज़रूरत पड़ती है। और ये क्या, वो अभी बच्ची है, उसे ये क्या साड़ी दे देती हो पहनने के लिए, इतनी बड़ी 6 मीटर की साड़ी
अभी दिखता नहीं है उसे, किसी तरह से गिर पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ दूसरा कपड़ा उसको बोलो पहनेगी। दुर्गा सिर्फ हाँ हाँ ठीक है कह के रह जाती है। सुनैना को नीचे रहने से अब उसी का नमन से आमना सामना कम ही होता था। वैसे भी नमन दिन रात अपने कामों में ही लगा रहता। फिर दुर्गा ने सुनैना को उसके कमरे में आरती लेकर जाने के लिए भी मना कर दिया था। बोली थी वो रात बेरात पढ़ता लिखता है, दिन भर काम में लगा रहता है, उसे मत जगा। नमन ने अपने अस्पताल में ही बड़े बड़े डॉक्टरों की एक मीटिंग रखी थी। कुछ डॉक्टर बाहर से भी आए हुए थे। उसमें उसने सुनैना का भी जिक्र किया था और सारे केस के बारे में बताया था। फिर कुछ दिग्गज आँख के डॉक्टरों को सुनैना का ऑपरेशन, आँखों का चेकअप करने का अनुरोध किया। उसके बाद ऑपरेशन का सोचेंगे कह के पूरा टेस्ट करवाया तथा चेकअप करवाया। सभी डॉक्टर ने पूरा टेस्ट किया, चेकअप किया। उसके बाद डॉक्टरों ने कुछ उम्मीद जगाई थी। इसके लिए ऑपरेशन में 1 महीना पहले से ही आँखों में कुछ दवाइयाँ डालनी थी तथा कुछ खाने में भी परहेज के साथ साथ कुछ स्पेशल टाइप की दवाइयाँ थी जिसे कि एक नियमित ढंग से लेना था। सुनैना को कड़ी देखभाल की ज़रूरत थी। दवाइयों के अलावा प्रतिदिन इंजेक्शन का भी 2-4 डोज लगाना था। सो नमन ने सुनैना को अस्पताल में ही भर्ती करवा दिया था। पारो को उसके साथ रहने की हिदायत मिल गई थी। पारो सदा उसके साथ रहती, उसका बहुत ख्याल रखती। चंदा भी दुर्गा के साथ जाकर के सुनैना से मिल ली थी और मिल करके जो है सो चंदा फिर बनारस चली गई थी। दुर्गा तथा नमन भी 2-4 रोज में एक रोज जा करके सुनैना को अस्पताल में जाके देख लेते थे। सुनैना कभी कभी फुट फुट कर रोने लगती, कहती कि कहाँ मुझे आप लोगों की सेवा करनी चाहिए थी, तो मैं आप लोगों से अपनी सेवा करवा रही हूँ। नमन और दुर्गा से कहती मैं तो दासी हूँ, आप लोगों की सेवा नहीं कर पा रही। सुनैना को अपने केयर इतना होते देख बहुत ही बुरा लगता और उसे अपराध भावना जैसे लगता कि कहाँ मुझे इन लोग की सेवा करनी थी और ये लोग ही मेरी सेवा कर रहे हैं। इसलिए वो कभी कभी फुट फुट के रोने लगती। नमन और दुर्गा से कहती मैं तो दासी हूँ, आप लोगों की सेवा मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग ही मेरी सेवा में जुटे हुए हो और पारों को भी लगा रखा है। मैं गरीब इस दुनिया को अगर देखने लायक हो जाऊँ तो भी ये क्या कम है। बहुत बड़ा एहसान होगा आप लोगों का मुझ पर। हमारी सारी ज़िंदगी अगर आप लोगों की चौखट पर भी बीत जाए, यही मैं चाहती हूँ और यही दुआ है मेरी ऊपर वाले से। नमन और दुर्गा उसे तसल्ली देते कि सब ठीक हो जाएगा, ये दासी वासी बोलना बंद करो। सुनैना का ऑपरेशन हो चुका था पर अभी आँखों पे पट्टी बंधी हुई थी। सुनैना का सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो गया था। ऑपरेशन सक्सेस रहा था पर आंखों पर अभी पट्टी बंधी थी। डॉक्टरों का कहना था कि 15 रोज बाद ही पट्टी खुलेगी। पट्टी खुलने के दिन सिर्फ दुर्गा ही हॉस्पिटल आ पाई थी। नमन किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। ऑपरेशन सफल हो गया था। सुनैना को दिखाई देने लगा था पर अभी भी उसे चश्मा पहनकर रहने को बोला गया था। धूप में कम निकलना है तथा तेज रोशनी को देखना मना था। सो वो घर आकर के भी चुपचाप आराम ही करती। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए थे और वो फिर बिल्कुल ठीक हो गई थी और पारो का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। नमन पूरे 1-1.5 महीने के बाद जो है सो बाहर से घर आया था। सुनैना उसे देख करके नमन पूरे 1-1.5 महीने के बाद बाहर से घर आया था। सुनैना उसे देखकर बहुत खुश हो गई थी पर उसके सामने नहीं गई थी। रात में खाने के टेबल पे नमन बोलता है वाह क्या बात है माँ, आज इतना सारा खाना, वो भी सारी मेरी पसंद का तुमने बनाया है। माँ बोलती है नहीं मैंने नहीं, सुनैना ने बनाया है मुझसे पूछ पूछ के कि तुम्हें क्या क्या पसंद है क्या नहीं। नमन हंस पड़ता है, आश्चर्य के साथ बोलता है कितना कुछ बनाने जानती है वो, विश्वास नहीं होता। चलो ठीक है, तब तो उसकी कुकिंग क्लास उसको नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन क्या वो नहीं जानती कि मैं डॉक्टर हूँ, बड़ा डॉक्टर साहब कहती है, तो क्या मैं इतना कुछ तेल वाला खाऊंगा? खैर चलो थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लूँगा। वो घर कब आई, अब उसे दिखता है कि नहीं दिखता है?
माँ बोल रही है कि मैं खुद बुलाती हूँ, तुम ही उसे देख लेना। माँ पुकारती है, सुनैना, ओ सुनैना। सुनैना जी कह करके आ जाती है और चुपचाप गर्दन नीचे करके खड़ी हो जाती है। नमन बोलता है, इसकी गर्दन तो नीचे है, लगता है इसे अभी भी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। सुनैना अकबका जाती है, तेजी से बोलती है, नहीं, मैं सब कुछ दे सकती हूँ। नमन उसकी अकबकाहट देख करके खिलखिला करके हंस पड़ता है और बोलता है, ये हुई ना बात। सुनैना लजा करके अंदर भाग जाती है। दुर्गा मुस्कुरा करके रह जाती है। दूसरे दिन से ही नमन सुनैना के पढ़ने लिखने के साथ साथ उसकी सारी कोर्स का इंतजाम करने लगता है। सुनैना नमन को बताती है कि जब तक पिताजी जिंदे थे वो अंधे का स्कूल जाती थी, 5वीं क्लास तक उसने पढ़ाई की है। नमन उसके पढ़ने लिखने के साथ साथ उसकी संगीत, सिलाई, कढ़ाई, जो भी होता है, डांस, सारा कोर्स का इंतजाम करवा देता है। अब एक मास्टर जाता तो दूसरा आ जाता। कभी किसी और चीज़ को सीखने उसे दूसरा कोचिंग सेंटर भी जाना पड़ता था। इस तरह से सुनैना की जिंदगी एक मशीनी जिंदगी बन के रह गई थी। पर सुनैना कभी उफ तक नहीं करती, बहुत ही खुशी खुशी तथा चाव से हर कुछ सीखने की कोशिश करती। वो सोचती कि कौन किसके लिए इतना करता है। जब इन लोग को मुझ पर पूरा विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ तो मैं भी हर कुछ सीख के इन लोग को दिखाऊंगी। नमन आजकल काफ़ी व्यस्त रहने लगा था। पिताजी का जो कारोबार वो नहीं देख पा रहा था वो सब उसने बेच दिया था तथा उन सब पैसे से उसने अपने बाप दादा दादी के नाम पे जहाँ तहाँ गरीबों के लिए स्कूल, अनाथ आश्रम, मंदिर तथा अस्पताल बना दिया था। जो गरीब विद्यार्थी डॉक्टरी पढ़ने के लिए इच्छुक थे उसकी पढ़ाई का भी पूरा निःशुल्क व्यवस्था करवा दिया था। नमन अपने कामों में इतना व्यस्त रहता कि वो एक डॉक्टर कम और सेठ ज़्यादा लगता था। वो चाह करके भी अपने मरीजों को पूरा वक्त नहीं दे पाता था। फिर भी वो कोशिश कर रहा था। क्या करे, मजबूरी थी। वो सामंजस्य बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने दुर्गा और चंदा से और अपने वरिष्ठ अधिकारियों लोग से सलाह मशवरा करके अपनी सारी कोठियाँ जो उसके पिताजी ने अलग अलग शहर में उसके दादाजी ने बनवा के रखी थी और फार्म हाउस जितने भी थे उन सब को उसने होटल में तब्दील कर दिया था। नमन को अपने होटल बिजनेस को संभालने के लिए कुछ अच्छे दोस्त मिल गए थे और उसका होटल का बिजनेस चल निकला था। दुर्गा कभी कभी सोचती थी कि नमन शायद सुनैना की आंखें ठीक हो जाने के बाद उसमें दिलचस्पी लेने लगेगा, पर यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। अब तो वो और भी घर में नहीं रहता। पता नहीं इस लड़के के मन में क्या है। कभी दुर्गा सोचती मेरा बेटा काफ़ी पढ़ा लिखा है, हो सकता है वो खूबसूरती से ज़्यादा पढ़ाई पर जोर देता हो, या हो सकता है उसे किसी डॉक्टर लड़की से प्यार हो और वो उसी से शादी करना चाहता हो। कभी दुर्गा कुछ सोचती तो कभी कुछ। हमेशा नमन से पूछती कि तुम्हारे ज़िंदगी में कोई है, किसी से प्यार करते हो तो बताओ, मुझसे मिलाओ। पर वो कुछ न कुछ बहाना बना के टाल देता। बोलता, क्या माँ तुम भी पीछे पड़ी रहती है, मुझे फुर्सत कहाँ है इन सब बातों के लिए। कभी वो उसके कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना। दुर्गा काफ़ी उधड़े बुन में रहती। उसके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता क्या करे नहीं करे। जब तब चंदा को फ़ोन करके बोलती कि नमन मुझे तो कुछ नहीं बताता है, शायद तुम्हें कुछ बताए, तुम उससे पूछ के देखो। चंदा भी उससे पूछती पर वो भी मौसी को गोल गोल बातें बोल करके टाल देता। बोलता, क्या छोटी माँ तुम भी शुरू हो गई। दोनों बहन के समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वो मन ही मन अपने आप को तसल्ली देती और सोचती कि शायद ज़माना बहुत बदल गया है, मैं अपने बेटे के काम में क्यों दखल दूँ, वो जिससे चाहे शादी करे। दुर्गा सोचती कि सुनैना सुंदर है, कुछ पढ़ लिख जाए तो 5-6 साल के बाद उसकी किसी अच्छे घर में शादी करवा दूंगी। अब जब गांव से लाई हूँ तो ऐसे तो अपने घर में बिठा कर उसे नहीं रख सकती। अच्छे बाप की बेटी है,
कहीं न कहीं रिश्ता तो इसका हो ही जाएगा। समय बीतता जा रहा था, पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। नमन और सुनैना एक दूसरे से बिल्कुल ना के बराबर ही मिलते। नमन घर पर रहता तो सुनैना मास्टर से घिरी रहती। सुनैना फुर्सत में रहती तो नमन घर पर नहीं बल्कि अपने कामों में व्यस्त रहता। देखते ही देखते 5 साल बीत चुके थे। सुनैना अब 22 साल की हो चुकी थी, पर उसका उम्र मात्र 16 साल लिखा करके उसे प्राइवेट से मैट्रिक पास करवा दिया। सुनैना 22 साल की हो चुकी थी, पर उसका उम्र 16 साल लिखवा करके उसे प्राइवेट से मैट्रिक की परीक्षा दिलवाई गई थी। और सुनैना ने कमाल कर दिया था। वो ना ही सिर्फ फर्स्ट क्लास में पास की थी, बल्कि उसने टॉप भी किया था। सुनैना पढ़ने में इतनी तेज है, उसकी बुद्धि इतनी प्रखर है, सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। सुनैना का तो जैसे काया ही पलट गया था। क्या फराटेदार अंग्रेजी बोलती थी वो। सुनैना का तो काया ही पलट गया था। क्या फराटेदार अंग्रेजी बोलना उसने शुरू कर दिया था। बातचीत, उठने बैठने का सलीका, ढंग, कपड़े पहनने से लेकर के संगीत, हर कुछ में वो बिल्कुल अभ्यस्त हो गई थी। घर के सभी कामों में तो जैसे बिल्कुल परिपूर्ण हो चुकी थी। दुर्गा जब भी सुनैना को देखती तो दंग रह जाती। उसे विश्वास नहीं होता कि ये वही डरी डरी सहमी सहमी सी अंधी लड़की है जिसे मैं गांव से उठा के ले आई थी। वो हमेशा भगवान से विनती करती, प्रभु तेरी महिमा अपार है, अब इस लड़की को एक अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए तो मुझे शांति मिले। दुर्गा अपने बेटे की मन की था नहीं ले पा रही थी। कभी कभी नमन सुनैना को देख यूं मुस्कुराता कि दुर्गा सोचती है कि उसे प्यार करता है, पर कभी कभी उसकी बेरुखी तथा उसके हाव भाव देख माँ चाह। दुर्गा काफी असमंजस में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं करे। कभी कभी नमन सुनैना को देखकर यूं मुस्कुराता तो दुर्गा सोचती कि उसे प्यार करता है, पर कभी कभी उसकी बेरुखी तथा उसके हाव भाव देख करके माँ चाह करके भी सुनैना का जिक्र सीधे सीधे उससे नहीं कर पाती, उससे कुछ भी नहीं पूछ पाती। एक दिन रात के खाने के टेबल पे दुर्गा बोल रही है कि बेटा सुनैना स्कूल पास कर चुकी है, कॉलेज जाना चाहती है, क्या करूं। नमन खाना खाते हुए बोल रहा है कि पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी चीज़ है, फिर सुनैना ने तो टॉप किया है, पढ़ने लिखने में इतनी तेज है, उसे तो पढ़ना लिखना ही चाहिए। माँ बोल रही है पर अब वह बड़ी हो चुकी है, सोचती हूँ पहले इसकी शादी कर दूँ फिर कॉलेज जाती रहेगी। नमन बिल्कुल बेरुखी दिखाते हुए बोलता है माँ से कि तुम जैसा उचित समझो। माँ झल्ला उठती है, बोलती है ये भी कोई बात हुई, अरे शादी क्या ऐसे ही हो जाएगी कि कोई लड़का वड़का भी तो खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तुम देखो अगर ऑफिस में कोई लड़का अगर उचित लगे सुनैना के लिए तो मैं जल्दी से जल्दी सुनैना की शादी कर दूंगी। नमन माँ की झल्लाहट दे करके खिलखिला करके हंस पड़ता है और बोलता है माँ तुमने तो कहा था कि इसकी आंखें ठीक करवा दो, फिर इसे कोई न कोई राजकुमार मिल ही जाएगा। अब मैंने उसकी आंखें भी ठीक करवा दी, पढ़ाई लिखाई भी करवा दी, संगीत उस सब चीज़ में वो निपुण हो गई है 5 साल में। अब रहा राजकुमार की बात तो वो या तो सुनैना खुद खोज। नमन बोलता है कि रहा राजकुमार की बात तो वो सुनैना को कहो कि वो खुद खोज ले या फिर तुम ही खोज लो। फिर नमन हाथ मुँह धो करके जो है सो अपने कमरे में चला जाता है। सुनैना जो दीवार की ओट लगा करके माँ और बेटे की सारी बातें सुन रही थी वो सिसक पड़ी तथा अपने कमरे में आ करके रोने लगी। रात में उसने खाना भी नहीं खाया, फिर पता नहीं रोते रोते कब उसकी आंखें लग गई। सुनैना और रोज की तरह सवेरे ही उठ चुकी थी, पर उसका मन भारी भारी सा हो गया था। सो वो बैठे बैठे ही सोच रही थी कि मैंने तो मन ही मन में कुंवर से प्यार करने लगी। सोचती थी कि सुंदर हूँ, थोड़ा पढ़ लिख जाऊँ, कुछ सीख जाऊँ तो शायद कुंवर मुझे अपना ले, पर लगता है कुंवर मुझसे प्यार करते ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं उधार के सुख का 13 भाग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब अगला भाग लेकर के मैं फिर आप लोगों के समक्ष आऊँगी। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। 3 साल हो चुके हैं पर हमारे सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, तो सहयोग दीजिए। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। विराम देने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऑल का बटन ज़रूर दबाइए, बेल बटन ज़रूर दबाइए, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स, मेरा वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।